नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम उत्तर छायावाद पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। यानी आज की प्रश्नोत्तरी में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित प्रश्न भी होंगे और प्रेम और मस्ती यानी हालावादी काव्य धारा से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में कौन सी दो भावनाएं पूरी शक्ति से अभिव्यक्ति पा रही थी। यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्न है ये। ऑप्शंस हैं त्याग और आत्म बलिदान, असहयोग और अवज्ञा, असहिष्णुता और आत्मसम्मान, भारत की आंतरिक विषमताओं विसंगतियों से मुक्ति तथा स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी। तो दोस्तों, इन चारों पर हम नजर डालें तो हमसे क्या पूछा गया है। हम प्रश्न को वापस ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सी दो भावनाएं पूरी शक्ति के साथ यानी सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से इनमें से कौन सी विशेषता उभर करके राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में आ रही थी। जबकि त्याग की बात भी वहां है, आत्म बलिदान भी है, असहयोग आंदोलन में भाग भी ले रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं, असहिष्णुता भी है। किसके प्रति असहिष्णुता? सामाजिक विसंगतियों के प्रति असहिष्णुता, शोषण के प्रति असहिष्णुता और आत्मसम्मान की अपेक्षा देश के प्रति सम्मान का भाव है। लेकिन इन सारी विशेषताएं मौजूद हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली विशेषता है डी, भारत की आंतरिक विषमताओं और विसंगतियों से मुक्ति की प्रबल कामना, स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी। तो विषमताओं और विसंगतियों से मुक्ति का भाव इन कवियों में है, इसीलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। ध्यान देंगे, प्रश्न इस तरह के बारीकी से भी पूछे जाएंगे जिनमें हर ऑप्शन आपको सही उत्तर नजर आएगा, लेकिन आपको विश्लेषण करना है, चिंतन करना है, उसके बाद सही उत्तर का जवाब देना है। आगे चलें। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए का मूल स्वर क्या है। ये पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसलिए इन पंक्तियों के मर्म को समझना जरूरी है। देखिए, पंक्ति पर नजर डालते हैं। कवि साहित्यकारों से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि हे कवि, ऐसी कुछ तान सुनाओ, यानी ऐसा काव्य लिखो, ऐसा गीत लिखो जिससे कि उथल पुथल मच जाए। क्यों उथल पुथल? क्या प्रलय लाना चाहता है कवि? नहीं, बल्कि समाज में जो विकृतियां हैं, जो विषमताएं हैं, उनको दूर कर एक स्वस्थ और मंगलकारी, कल्याणकारी समाज की स्थापना का स्वप्न देखता है। तो यानी इसमें कौन कौन सी बातें हैं? मूल स्वर क्या है? सत्य और अहिंसा है, क्रांति है, आत्मत्याग है या ध्वंस है। तो दोस्तों, एक तो इसमें क्रांति, क्रांति का मतलब होता है अचानक परिवर्तन की कामना करना, तो वो उथल पुथल के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है, तो क्रांति का भाव है। दूसरी बात, कवि ऐसी तान सुनाओ, इसमें अपने बलिदान का भी, आत्म त्याग का भी भाव है, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हर स्थिति में अपना कुछ भी अर्पित करने के लिए तत्पर है। तो ये दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा विकल्प है सी में, तो आंसर इस प्रश्न का होगा सी। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम हैं। ए रश्मि रेखा और क्वासी, पथिक और स्वप्न, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, बापू और दूरवादल। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम है। पथिक और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी के हैं। रश्मि रेखा और क्वासी नवीन के हैं और बापू और दूरवादल सियाराम शरण गुप्त के संग्रह हैं। तो उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राजनीतिक सक्रियता से दूर था। देखिए, हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा को पढ़ा, यानी उत्तर छायावाद को जब पढ़ा तो हमने महसूस किया था कि जितने भी कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के थे, वे न केवल साहित्यकार थे बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में
पूरी सक्रियता से भागीदारी ले रहे थे। लेकिन यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजनीतिक सक्रियता से दूर कौन सा कवि था? सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सियाराम शरण गुप्त ने देशभक्ति की रचनाएं तो लिखी, लेकिन वे राजनीतिक सक्रियता से दूर रहे, ना तो पूरी तरह से निर्लिप्त रहे राजनीति से और ना बहुत अधिक सक्रिय रहे। जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन जी बहुत अधिक सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़े रहे। तो उत्तर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया था? प्रभा, कर्मवीर, प्रताप या उक्त तीनों? तो दोस्तों प्रभा, कर्मवीर और प्रताप इन तीनों पत्रों के संपादन से जुड़े थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सियाराम शरण गुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये श्री मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, इनकी गांधीवाद में अटूट आस्था थी, आपने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया, मौर्य विजय, अनाथ, दूरवादल, आर्द्रा आपकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक प्रश्न में कि कौन राजनीतिक सक्रियता से दूर रहा, तो उत्तर था सियाराम शरण गुप्त। तो जो व्यक्ति राजनीतिक सक्रियता से दूर है वो स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता। तो सियाराम शरण गुप्त के विषय में सी विकल्प असंगत है। मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, ये बिल्कुल सही है। गांधीवादी थे, ये भी सही है। और ये मौर्य विजय, अनाथ, दूरवादल और आर्द्रा इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, इनको आप कंठस्थ कर लेंगे। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, बलिशाला ही हो मधुशाला का तराना छेड़ने वाले कवि हैं? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सियाराम शरण गुप्त? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है ये, बलिशाला ही हो मधुशाला, यानी मधुशाला का जो आनंद मिलता है वो आनंद राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि मानते हैं कि मातृभूमि के लिए बलिदान करने में भी वो आनंद अनुभव होना चाहिए। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, यह किस स्वच्छंदतावादी कवि की पंक्ति है? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्रीधर पाठक? तो दोस्तों यहां नाम भी आ रहा है श्रीधर का, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीधर पाठक से ही स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कह रहा जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी? उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या दिनकर? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हैं, आंसर होगा बी। इस प्रेरित लोलित रतिगति में जब झूम झमकता विशुद्ध गात, गौरी बाहों में बस प्रिय को कर दूं चुंबन से सुरासनाथ, कवि अंचल की उपर्युक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव है। इसको हम अपने सत्र में भी पढ़ चुके हैं इन पंक्तियों को। तो इनमें से कौन सा भाव यहां सबसे अधिक प्रबल रूप में अभिव्यक्त हो रहा है? ए मादकता मस्ती, बी प्रेम की तीव्रता, सी अनियंत्रित प्रणयावेग या डी उद्दाम आकर्षण? देखिए चारों विकल्प एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हालावादी काव्य धारा की ये चारों ही विशेषताएं हैं। मादकता और मस्ती भी है उस काव्य में, प्रेम की तीव्रता भी है, अनियंत्रित प्रणयावेग भी है और उद्दाम आकर्षण भी है। लेकिन हमें इन चारों मिलते जुलते ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चुनना है जो सबसे अधिक प्रबल रूप में यहां अभिव्यक्त हुआ है। तो दोस्तों इस प्रेरित लोलित रतिगति में, यानी अपने प्रेम के आवेग को अभिव्यक्त कर रहे हैं कवि और पूरी बेबाकी के साथ, पूरी स्वच्छंदता के साथ अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी प्रणय का आवेग है और अनियंत्रित आवेग है, मर्यादित नहीं है। प्रेम की तीव्रता शब्द से यहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रेम की तीव्रता तो मर्यादित भी हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति अनियंत्रित है। प्रणय के आवेग की अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहां सही रहेगा। तो आंसर होगा हमारा सी। पंत द्वारा रचित छायावादोत्तर काव्य जिसमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्या नामक काव्य आते हैं, उनकी दार्शनिक चेतना को प्रकट करते हैं,
उनके प्रगतिवादी भावबोध और भाषा शैली को अभिव्यक्त करते हैं। उनकी प्रकृति संबंधी कोमलकांत पदावली के निदर्शन हैं। अस्तित्ववादी चिंतन को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि युगांत यानी युग का अंत, ये युगांत वो कृति है जो जिसमें पंत अपनी रचनाओं के छायावादी दौर के युग के अंत की घोषणा करते हैं, यानी प्रगतिवादी रचनाएं इसमें संकलित हैं। युगवाणी भी प्रगतिवादी है और ग्राम्या में भी यही बात अभिव्यक्त हुई है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन सब विकल्पों में से देखिए, प्रकृति संबंधी कोमलकांत पदावली प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। दार्शनिक चेतना भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है, क्योंकि जब प्रगतिवाद है तो मार्क्सवादी दर्शन भी होगा। लेकिन हमको वो विकल्प चुनना है जो इसमें सबसे अधिक प्रबल प्रमुख रूप से अभिव्यक्त होता है इन कृतियों में, वो है प्रगतिवादी भावबोध और भाषा शैली को अभिव्यक्त करते हैं। तो उत्तर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन यद्यपि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे, लेकिन उन्हें प्रेम और मस्ती के काव्य में शामिल करने का कारण था इस धारा के कवियों की संख्या बढ़ाकर इसे सशक्त करना, इनके द्वारा प्रणय और यौवन संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं करना, परवर्ती जीवन काल में केवल प्रणय संबंधी कविताएं लिखना, अन्य कवियों द्वारा इस धारा में शामिल कर लिया जाना। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इनके द्वारा प्रणय और यौवन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां लिखी गई। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के साथ साथ कहां भी जोड़ा गया, प्रेम और मस्ती यानी हालावादी काव्यधारा में भी जोड़ा गया। तो आंसर होगा हमारा बी। छायावाद के समानांतर उदित प्रेम और मस्ती के काव्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अंतर्गत प्रेम, यौवन और आवेश को व्यंजित करने वाली रचनाएं लिखी गई, सही है। इस काव्यधारा में रति के मासल और आवेशमय चित्रण किए गए, ये भी सही है। यह नितांत निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का काव्य है, ये भी सही है। इसके प्रमुखतम कवियों में से एक दिनकर हैं, ये गलत है, क्योंकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के नहीं। तो उत्तर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, कवि दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता, देखिए क्या प्रश्न है, सबसे बड़ी यानी सबसे प्रमुख विशेषता पूछी गई है। ए, कोमल अनुभूतियों का सुंदर चित्रण, बी, अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता, सी, उत्कृष्ट बिंब विधान, डी, राष्ट्रीय गतिविधियों से संपृक्तता। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, कोमल अनुभूतियों का भी सुंदर चित्रण है, उर्वशी इसका उदाहरण है, उत्कृष्ट बिंब विधान भी मिलता है, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं तो राष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति संपृक्त होने का भाव तो उनमें है ही। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनकी कृति की विशेषता, उनकी कृतियों की विशेषता क्या है कि वे केवल राष्ट्रीय भावनाओं को सैद्धांतिक रूप में अभिव्यक्त नहीं करते, बल्कि उस समय के परिवेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, अब हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा था, उस अपने देश और युग के सत्य के प्रति जागरूकता अभिव्यक्त करते हैं। यही कारण है कि वे कुरुक्षेत्र लिखते हैं, यही कारण है कि वे परशुराम की प्रतीक्षा जैसे काव्य लिखते हैं, रश्मि रथी लिखते हैं। उन सब से ये सारी काव्य कृतियां उनकी इस बात का प्रमाण है कि अपने देश में जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक था कवि, और अपने युग के सत्य को स्वीकार कर साहित्य धर्म को अपना रहा था। तो आंसर होगा बी। दिनकर के कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है, अन्याय के विरोध में युद्ध आपद धर्म है, बुद्धि के ऊपर हृदय साम्राज्य की सत्ता अनिवार्य है, अधर्म के निवारणार्थ प्रतिशोध अनिवार्य है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युद्ध और मूल अगर एक वाक्य में कहा जाए तो कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या को अभिव्यक्त किया गया है महाभारत के शांति पर्व के एक प्रसंग के आधार पर। ये एक पंक्ति में इसका जवाब है। लेकिन अगर इसकी बहुत गहराई में जाएं और इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो देखिए, कुरुक्षेत्र के माध्यम से दिनकर ने स्पष्ट किया है कि यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमारा देश भले ही अहिंसावादी हो, हमें उस अहिंसा को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। और क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में एक आपद धर्म नाम की व्यवस्था है कि आपत्ति काल में जो कुछ भी नियम, हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं,
यदि आपद धर्म की मांग है तो हम उन सांस्कृतिक मूल्यों को कुछ समय के लिए भूलकर उस समय की मांग के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये आपद धर्म है। आपद धर्म यानी आपातकालीन स्थिति में, आकस्मिक परिस्थिति में जो हमारा दायित्व बनता हो वो। तो दिनकर कहते हैं कि यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम भले ही अहिंसावादी हैं, लेकिन उस अन्याय के विरोध में यदि हमें युद्ध भी करना पड़े अन्याय के विरोध में, तो हमारे लिए वो धर्म है। और वो धर्म कौन सा होगा? आपद धर्म होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बुद्धि के ऊपर हृदय साम्राज्य की सत्ता अनिवार्य है, ये कथन भी यहां कहा गया है, क्योंकि केवल बुद्धिवाद कहीं ना कहीं जाकर के अन्याय और शोषण को जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हृदय का प्रभुत्व बुद्धि पर होगा, यानी संवेदनात्मक धरातल अधिक होगा, तो हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर सकेंगे। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अधर्म के निवारण के लिए यदि प्रतिशोध, बदले की आग में भी जलना पड़े तो वो भी जरूरी है। तो ये तीनों बातें यहां कुरुक्षेत्र के माध्यम से कवि दिनकर ने कही है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र आधारित है महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर भीष्म संवाद पर, गीता में कृष्ण के अर्जुन से संवाद पर, उर्वशी पुरुरवा संवाद पर, और इनमें से कोई नहीं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हो गया उसके बाद युधिष्ठिर पितामह के पास जाते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत द्वंद्व है और वे हैं धर्मराज। तो वे ये जानना चाहते हैं पितामह भीष्म से कि उन्होंने जो कुछ भी किया क्या वो न्याय संगत था, और उसी संवाद पर आधारित है कुरुक्षेत्र, और उसी के माध्यम से युद्ध और शांति की समस्या को कवि दिनकर ने उठाया है। तो आंसर होगा हमारा ए। और उर्वशी पुरुरवा जो संवाद है उस पर आधारित उनकी कृति है उर्वशी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना निहित है? असहयोग आंदोलन, भारत की स्वाधीनता प्राप्ति, चीन भारत युद्ध, और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। तो दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा कवि दिनकर की कृति है, एक खंड काव्य है ये, और इसकी पृष्ठभूमि में जो घटना है वो है 1962 का चीन और भारत के मध्य हुआ युद्ध। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, यह जीवन अरण्य जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। इन पंक्तियों में व्यक्त संदेश है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये पंक्तियां कवि दिनकर की हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। दूसरी बात, इसके द्वारा क्या संदेश दे रहे हैं कवि? एक, कर्मठता और संघर्षशीलता का, बी, भाग्यवाद और आस्था का, सी, जागरूकता और सक्रियता का, डी, स्वतंत्र चेतना और देशभक्ति का। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। कवि यहां कह रहे हैं कि ये जो जीवन है ये अरण्य यानी वन, जंगल के समान है, और दो तरह के व्यक्ति इस संसार में होते हैं। एक तो वे जो जंगल की भीषणता को देखकर, भयानकता को देखकर डर कर बैठ जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति होते हैं वे जो कुदाली लेकर उस भीषणता को दूर करने के लिए, अपना मार्ग के लिए साफ करने के लिए झाड़ियों और वृक्षों को काट डालते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं। तो दो भाव यहां महत्वपूर्ण है। कर्मठता किस बात का संकेत है? वृक्षों को, अपने मार्ग में आए वृक्षों को काटने का। और संघर्षशीलता कहां है? संघर्षशीलता है उस भयावहता से न डरकर, उसमें सिर देकर, संघर्ष करके अपने लिए रास्ता बनाने का। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कवि श्याम नारायण पांडे की रचना कौन सी है? उन्मुक्त, रश्मिरथी, आर्द्रा और हल्दी घाटी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्याम नारायण पांडे की सबसे महत्वपूर्ण दो ही कृतियां अधिक लोकप्रिय हुई, एक हल्दी घाटी और दूसरी जौहर। आपको भूलना नहीं है, इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा डी। आगे चलें। सोहनलाल द्विवेदी जी को किस काव्यधारा का कवि माना गया है? प्रगतिवादी, हालावादी, राष्ट्रवादी या स्वच्छंदतावादी? तो दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी को सी विकल्प सही है, राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि माना गया है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, भैरवी, युगाधार और कुणाल किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ए, सोहनलाल द्विवेदी, बी, सियाराम शरण गुप्त, सी, नरेंद्र शर्मा, या डी, उदय शंकर भट्ट? तो ए, सोहनलाल द्विवेदी की सारी रचनाएं हैं ये। आंसर होगा हमारा ए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि नरेंद्र शर्मा की नहीं है? कदलीवन, रक्तचंदन, उत्तर जय और लाल चूनर। तो दोस्तों ये तीनों रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। लाल चूनर उनकी कृति नहीं है, लाल चूनर है राम नरेश त्रिपाठी की कृति। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, दिनकर की उर्वशी के प्रतिपाद्य कामाध्यात्म पर सर्वाधिक प्रभाव लक्षित होता है बर्ट्रैंड रसल का, पीबी शैली का, डीएच लॉरेंस का या कीट्स का? ये सभी अंग्रेजी साहित्यकार हैं दोस्तों। और दिनकर की उर्वशी क्योंकि कामाध्यात्म की रचना है जिसमें काम को यानी प्रेम को आध्यात्म से जोड़कर एक नए दृष्टिकोण से देखा गया है, और इस कृति पर जिस रचनाकार का, जिस अंग्रेजी साहित्यकार का प्रभाव है वो है डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस ने भी इस आधुनिकता के और औद्योगिकवाद के युग में जो संवेदनहीनता समाज में व्याप्त हो रही थी, उस संवेदनहीनता से ऊपर उठकर एक नए दृष्टिकोण से प्रेम और आध्यात्म को देखने का संदेश दिया, और वही इस कृति में कवि दिनकर ने किया है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, स्वातंत्र्य जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, विचार व्यक्त हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा में, कुरुक्षेत्र में, रश्मिरथी में या होमकार में? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की महत्वपूर्ण कृति, और उसमें दिनकर ने ये पंक्ति लिखी है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, मत घर की याद दिलाओ तुम, अपना तो काला डेरा है, सब कुछ ले लौटा या न कभी, घर वाला महज लुटेरा है। उक्त पंक्तियों के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नदीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर कवि दिनकर? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पंक्तियां हैं ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। एक बात और यहां इस प्रश्न के विषय में, मत घर की याद दिलाओ तुम, अपना तो काला डेरा है, सब कुछ ले लौटाया न कभी, घर वाला महज लुटेरा है। यहां घर वाले से मतलब परिवार से नहीं है दोस्तों, यहां है घर से मतलब देश, और घर वाला किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो लुटेरे शब्द का इस्तेमाल यहां पर, यह प्रश्न भी कभी पूछा जा सकता है, किसके लिए किया गया है? शोषक अंग्रेजों पर के लिए यह शब्द इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो आंसर हमारा होगा बी। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? यूजीसी नेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, रश्मिरथी, क्योंकि सूर्य के पुत्र थे कर्ण, इसलिए उनको यहां पर रश्मिरथी कहा गया है, और इसके कथानायक जो है रश्मिरथी के वे कर्ण हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? झारखंड पीजीटी 2018, यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही उल्लेखनीय कथन है दोस्तों, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। पहले तो हम इसे समझ लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। दिनकर कहना चाहते हैं कि रचना न तो दर्शन है, जिस भी कृति के विषय में यह कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि यह एक दार्शनिक अभिव्यक्ति नहीं है, और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क के विचारों की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह कृति क्या है? एक साधारण मनुष्य के मन में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो विकल्प उत्पन्न होते हैं कि ये मैंने सही किया या ये मैंने गलत किया, जो अंतर्द्वंद के दौर से वो गुजरता है, उस अंतर्द्वंद की, उस शंकित हृदय की व्याकुलता की अभिव्यक्ति है, जिसको मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है, यानी बुद्धिवाद के सहारे अभिव्यक्त किया गया है, चिंतन के सहारे अभिव्यक्त किया गया है। और यह कथन है रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या परशुराम की प्रतीक्षा। इन कृतियों में से किसके संबंध में कवि ने यह कथन कहा है? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अनेक प्रकार की आशंकाओं से घिर जाते हैं, उनका हृदय व्याकुल होता है, मन अशांत होता है, और वे अंततः अपनी उन सभी जिज्ञासाओं और शंकाओं को के समाधान के लिए भीष्म पितामह जो उस समय शरशैया पर लेटे हैं उनके पास जाते हैं, और उनसे वार्तालाप के दौरान ही यहां ये काव्य शुरू होता है। तो ये जो कथन है कवि का, ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है। आंसर होगा हमारा सी।
अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाभारत से संबंधित है, तो महाभारत में ही के युद्ध में ही गीता का उपदेश दिया था। इस तरीके से आप आपस में इनको जोड़ लेंगे और इसीलिए इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंहासन खाली करो नाम से इनकी कविता है, दिनकर जी की एक, और उसी की ये पंक्तियां हैं। तो आंसर हमारा होगा बी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? केवीएस पीजीटी 2018, यूपी पीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या हुंकार? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कृति पर जो 1961 में प्रकाशित हुई थी उर्वशी, उस पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? इसकी चर्चा अभी हम एक प्रश्न में कर चुके। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्ण, अर्जुन, कर्ण या परशुराम? जब कथानायक कर्ण है तो जाहिर सी बात है कि रश्मिरथी भी कर्ण ही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और सामधेनी? दोस्तों इस बात पर, इस प्रसंग में तो मैं कई बार अभी पिछले ही प्रश्नों के दौरान बातचीत कर चुकी हूं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कुरुक्षेत्र ही दिनकर की वो कृति है जिसमें युद्ध और शांति की समस्या को अभिव्यक्त किया गया है, उसके समाधान तलाश करने का प्रयत्न किया है। तो आंसर होगा हमारा सी। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किस कवि की है? एमपी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरे कृष्ण प्रेमी या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो दोस्तों हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए कि यह प्यारा गीत जो हर बच्चा बचपन से पढ़ता हुआ, गाता हुआ, सीखता हुआ बड़ा होता है, ये कृति श्यामलाल पार्षद के द्वारा रची गई है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, नवीन किस कवि का उपनाम है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ए बालकृष्ण शर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी श्री नारायण चतुर्वेदी? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है, उनको ही नवीन उपनाम उनका ही है, उन्होंने ही अपना नवीन उपनाम रखा था। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी? रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी? कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी या फिर उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती? तो देखिए अभी मैंने आपसे चर्चा की कि 1961 है प्रकाशन वर्ष उर्वशी का, तो ये विकल्प समाप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र का 1946 है, तो ये भी समाप्त हो जाता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि 1940 प्रकाशन वर्ष है रसवंती का, 1946 प्रकाशन वर्ष है कुरुक्षेत्र का, 1952 प्रकाशन वर्ष है रश्मिरथी का और 1961 प्रकाशन वर्ष है उर्वशी का, जिसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? पहले भी इस तरह का एक प्रश्न आ चुका। डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद निराला या जयशंकर प्रसाद निराला गलत टाइप हो गया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न,
सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनकी कृति आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा को अंकित किया गया है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये इन पंक्तियों के रचनाकार हैं यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में ये प्रश्न पूछ लिया गया। ए विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। पुष्प की अभिलाषा उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता रही, उसकी ये पंक्तियां हैं। तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी, बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। राष्ट्रीय भावना का चित्रण उनकी एक विशेषता तो है, लेकिन एकमात्र विशेषता नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनका चित्रण सुभद्रा कुमारी चौहान में मिलता है। घरेलू जीवन के दृश्य भी उनके साहित्य में अंकित हुए हैं। तो ये कथन उनके विषय में असंगत है, अंशतः सही है और अंशतः गलत है, यानी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। जो भी विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वे ध्यान दे लें कि इस तरह के कवि की रचनाओं से संबंधित, उनके शीर्षकों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल, बल्कि उनकी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कवि के काव्य की विशेषताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपनी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत करने की ओर आप ध्यान दीजिए। तो ए विकल्प है साहित्य देवता, हिम तरंगिनी इनकी काव्य कृतियां हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, ये भी सही है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भरे हैं। आदर्श की थोथी उड़ाने माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जिस राष्ट्रीयता की बात करते हैं दोस्तों, उस राष्ट्रीयता के संघर्ष से, उस राष्ट्रीय संग्राम से वे स्वयं गुजरते हैं, यानी वो उनका अनुभूत सत्य है, इसलिए वो आदर्श की थोथी उड़ान नहीं है। तो ये कथन उनके काव्य के विषय में असंगत है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जीव और आत्म धरातल को मिलाना। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय प्रवेश चित्रित है। तो देखिए, संशय की एक रात नई कविता के कवि नरेश मेहता की कृति है, और इसमें राम जब रावण को पराजित करने के लिए समुद्र के तट पर अपनी सेना के साथ इकट्ठे होते हैं, उस समय उनके मन में जो संशय उत्पन्न होते हैं, उसका चित्रण यहां किया गया है। यानी ये कथन संशय की एक रात के विषय में बिल्कुल सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जीव और आत्मा, ये भी बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये कथन गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र अहिंसावाद का नहीं करता समर्थन। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र की एक पंक्ति है दोस्तों, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास साहस होता है, जिसके पास सामर्थ्य होती है, उसी को किसी व्यक्ति को क्षमा देना शोभा कर देता है। जो स्वयं ही असहाय है, निरीह है, वो यदि किसी को क्षमा दे तो वो क्षमा उसकी कमजोरी का प्रतीक बन जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो इस कथन को स्पष्ट रूप से गलत साबित करती हैं। गांधीवादी अहिंसा के समर्थक नहीं थे दिनकर, कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये विचार अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि वे आपद धर्म में, आपातकाल में युद्ध का समर्थन करते हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। और लोकायतन एक महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत का, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आगे चलें। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन, हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर, हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन की कृति है, बिल्कुल सही है। हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी दो रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, इसलिए ये कथन गलत है, सुमेलित नहीं है। हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की है। बाकी सभी सुमेलित हैं विकल्प, लेकिन बी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? डीएसएसबी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद अज्ञे और भगवती चरण वर्मा। यद्यपि दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जो विकल्प दिए गए हैं यहां, ये विकल्प इसको बहुत आसान बना देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उत्तर छायावाद, और रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद अज्ञे ये उत्तर छायावाद से संबंधित नहीं है। जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है, रघुवीर सहाय और अज्ञे नई कविता से संबंधित है। जाहिर सी बात है कि पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं और उन्होंने बचपन पर एक पूरी कविता, सुंदर कविता भी लिखी है। यही कारण है कि जो कथन हमने एक प्रश्न में पढ़ा था कि एकमात्र राष्ट्रीय भावनाओं की उनके काव्य में अभिव्यक्ति है, वो असंगत कथन था। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। हम विश्वाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी और विसर्जन। तो दोस्तों हम विश्वाई जन्म के, सूत की माला और विसर्जन, ये तीनों कृतियां राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की हैं, लेकिन प्रभात फेरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं, बल्कि प्रणय मूलक काव्य धारा की रचना है। तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत और अपराजिता। तो दोस्तों ये तीनों कविता संग्रह नरेंद्र शर्मा के हैं, लेकिन अपराजिता उनका नहीं है। अपराजिता कविता संग्रह है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं, वे अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। दोस्तों पहला ये विकल्प गलत है, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे, बल्कि छायावादोत्तर काव्य धाराओं से संबंधित कवि हैं। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। रसिक रहस्य, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत और मौर्य विजय। तो दोस्तों मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। स्वदेश संगीत और रसिक रहस्य हरिऔध की कृतियां हैं।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आपको याद होगा, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसा उल्लेखनीय काव्य लिखा, और विष्णुप्रिया के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। उसी कविता की ये पंक्तियां हैं, पुष्प की अभिलाषा से। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सियाराम शरण गुप्त, यानी जाहिर सी बात है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? डीएसएसपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या शंभुनाथ सिंह। ये प्रश्न भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होता, लेकिन क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र और शंभुनाथ सिंह उत्तर छायावाद से संबंधित कवि हैं ही नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी की से संबंधित है। एक भारतीय आत्मा के नाम से वही कविताएं लिखा करते थे, और यही कारण है कि उन्हें एक भारतीय आत्मा कहकर के जाना जाता है, पुकारा जाता है। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? यूजीसी नेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, सभी बच्चन जी की कृतियां हैं। मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, मधुशाला, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुशाला 1935 की कृति है, एकांत संगीत 1939 की कृति है, और सतरंगिनी का प्रकाशन वर्ष है 1945, और मिलन यामिनी 1950 की रचना है। यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? यूपी टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। रेणुका, हम विषपाई जन्म के, हिम किरीटनी, मिलन। तो दोस्तों अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा भी था इनकी कृतियों के विषय में। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रेणुका है दिनकर की कृति, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी है, कई बार चर्चा हो चुकी मिलन है राम नरेश त्रिपाठी, द्विवेदी युग के कवि, और ये है नवीन की कृति, यानी आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन और मधुकलश। ये सब कृतियां बच्चन की हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुकलश से ली गई पंक्तियां हैं ये, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मासलवाद का अर्थ है प्रणय के आवेग की पूर्ण स्वच्छंदता से बिना किसी मर्यादा को मानते हुए अभिव्यक्त करना। प्रणय के बहुत ही सुंदर और बेबाक चित्र रामेश्वर शुक्ल अंचल ने अब प्रस्तुत किए, तो यही कारण है कि उन्हें हिंदी काव्य के इतिहास में मासलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनका सबसे पहला प्रकाशित संग्रह है कुमकुम, और 1939 में यह प्रकाशित हुआ था। तो आंसर हमारा हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? यूजीसी नेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सिपाही, आर्द्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा की तो दोस्तों हम पिछले प्रश्नों में इतनी बात कर चुके हैं, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है ही। और पहला
बिल्कुल सही है, यानी पहला और चौथे का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। पहला और तीसरा सही, पहला और चौथा सही, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त और अशोक की चिंता। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सियाराम शरण गुप्त का एक काव्य है उन्मुक्त और इसकी पंक्ति है ये, तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल उत्तर छायावाद के हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद के हैं, भारत भूषण अग्रवाल नई कविता के कवियों में से हैं। तो दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा है सी में, यानी उत्तर है इसका सी। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? डीएसएसपी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। दोहा, चौपदे, सोनेट या रुबाइयां। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो छंद यहाँ प्रयुक्त हुआ है बच्चन जी के द्वारा वो है रुबाइयां छंद, जो कि उर्दू का छंद माना जाता है। आंसर होगा हमारा डी। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, निम्नलिखित में से किसका रूप स्पष्ट करती हैं? स्वच्छंदतावाद का, हालावाद का, छायावाद का या रहस्यवाद का? तो दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है कि बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उनकी इस पंक्ति में हालावाद का ही रूप अभिव्यक्त होगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, बच्चन प्रवर्तित हालावाद के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। इस धारा के कवियों ने द्विवेदी युगीन नैतिकता के बंधनों से प्रणय को पूर्णतः मुक्त कर दिया था। बिल्कुल सही है, प्रणय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है हालावादी काव्य में। इस धारा का कवि न तो संसार से डरता है न लोकोत्तर किसी शक्ति से, क्योंकि ईश्वर से भी वे नहीं डरते, क्योंकि ईश्वर के प्रति बहुत अधिक आस्था की अभिव्यक्ति इन कवियों ने नहीं की। तो बी विकल्प भी सही है। इन कवियों ने जीवनांत में ग्लानि महसूस की, यानी जब जीवन का अंतिम समय आया तो इन्हें अपने लिखे हुए काव्य पर आत्मग्लानि का अनुभव हुआ। ये कथन बिल्कुल गलत है। इस धारा के कवियों में व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि जितनी भी प्रणय के आवेग की रचनाएं हैं वे उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों से संबंधित है। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है, यानी असत्य कथन है हालावाद के विषय में सी। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मैं किस कवि की मस्ती और फक्कड़पन को अभिव्यक्ति मिली है? श्रीधर पाठक, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है ये। आंसर होगा हमारा सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 60-62 प्रश्नों पर बात की और वे सारे के सारे प्रश्न उत्तर छायावाद से संबंधित थे। उम्मीद करती हूं कि जो थोड़ी बहुत शंकाएं उत्तर छायावाद की काव्यधाराओं के विषय में आपकी रह गई होंगी वे भी इन प्रश्नों के जरिए दूर हो गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।